कक्षा 12 विषय इतिहास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज अदलपुर मुरादाबाद से। आज जो हमारा विषय है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। प्यारे बच्चों, जब 1857 के विद्रोह की बात होती है तो हमारे सामने बरबस 1857 की क्रांति के जो जनक थे मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों का चेहरा सामने आता है। ये जो हमारा अध्याय है, हम इसमें 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से यह विद्रोह शुरू हुआ, जो 11 तारीख को यानी 11 मई 1857 को लाल किले में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर मुगल शासक थे। हालांकि वह 80 वर्ष के थे, वृद्ध थे, लेकिन किसी भी विद्रोह को संचालित करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए एक कुशल संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सिपाही जो थे बहादुर शाह जफर से एक नेतृत्व की मांग कर रहे थे। हालांकि बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, वो क्या नेतृत्व करते, लेकिन किसी सशक्त व्यक्ति का नाम विद्रोह से जुड़ जाना भी एक बड़ी बात थी और बहादुर शाह जफर मजबूरी में उस विद्रोह के साथ जुड़े, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब सिपाहियों का जत्था लाल किले के अंदर दाखिल हुआ तो अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ देख करके उन्होंने उस विद्रोह के नेतृत्व की मांग को स्वीकार कर लिया। जब यह विद्रोह घटित हुआ तो सरकारी जो दफ्तर थे उन्हें लूट लिया गया। सरकारी जो माल खाने थे, डाक खाने थे, शस्त्रागार थे, ये विद्रोही ने उन्हें लूट लिया और उनमें भयंकर आगजनी कर दी। इसके अतिरिक्त जो शहरों के अमीर लोग थे उन्हें भी इन विद्रोहियों ने लूट लिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो सिपाही थे, जो आम जन थे, वो अंग्रेजों की दमनकारी नीति से त्रस्त हो चुके थे, वो दुखी थे, नाराज थे। और ये जो अमीर वर्ग था, आम जन इन्हें अंग्रेजों की दमनकारी नीति में सहायक मानते थे। इस कारण से उन्हें भी इस विद्रोह में लूट लिया गया और अपने अपने घरों से बेदखल कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया या उन्हें मार दिया गया। 1857 के आंदोलन के द्वारा पहली बार पूरा उत्तर भारत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा हुआ, एकजुट हुआ और इसमें अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास हुआ कि भारत पर शासन करना कोई अब सरल कार्य नहीं रह गया है। तो इस विषय में, इस अध्याय में हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि उस समय के जो इतिहासकार थे, चाहे वो ब्रिटिश इतिहासकार हो या भारतीय इतिहासकार हो, उन्होंने इस विद्रोह को किस दृष्टि से देखा और उन्होंने इस विद्रोह के बारे में अपने क्या मत प्रकट किए, ये हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि इस विद्रोह का प्रस्फुटन किस प्रकार से हुआ। मैंने आपको अभी बताया था 11 मई 1857 को सिपाहियों का एक बड़ा जत्था लाल किले पर पहुंचा। कुछ सिपाही दरबारी शिष्टाचार को भी भूल गए। उन्होंने सीधे किले में प्रवेश करके बहादुर शाह जफर थे, उनसे नेतृत्व को स्वीकार करने की मांग की। अब बहादुर शाह जफर के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 1857 के इस सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। सिपाहियों के द्वारा इस दौरान जो अंग्रेजी शस्त्रागार थे उन पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे सरकारी जो दफ्तर थे उन्हें लूट लिया गया, उनमें आगजनी कर दी गई। और सबसे बड़ी बात जो इस विद्रोह की थी उसमें यह थी कि सिपाहियों के साथ आम जनता जो थी वो भी इस विद्रोह में जुड़ गई। उसका कारण यह था कि आम जनता भी अंग्रेजों की दमनकारी नीति से, भू राजस्व प्रणाली से, अधिक लगान वसूली से
परेशान थी, त्रस्त थी, नाराज थी और इसी कारण वह सिपाही विद्रोह से जुड़ गई। इसके फलस्वरूप यह विद्रोह कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और लगभग पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैलता चला गया। अमीर लोग जो थे शहरों के, जिनमें जमींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, वो भी इस विद्रोह में सिपाहियों के कोप का भाजन बने। मैंने अभी बताया बच्चों आपको क्यों बने, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की दमनकारी नीति में अंग्रेजों के साथ थे, जिनके शोषण का शिकार भारतीय आम जनमानस को होना पड़ा था। विद्रोह में संचार के साधन क्या थे? प्यारे बच्चों, उस समय आज की तरह उन्नत संचार के साधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो सिपाही थे अलग अलग स्थानों के, उन्होंने आपस में समन्वय स्थापित करने का बड़ा प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सिपाहियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। जो वह योजना बनाते थे, उस योजना को एक प्रमुख संदेशवाहक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े गुप्त रीति से पहुंचाया जाता था। इसका एक उदाहरण मिलता है कि 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को 7वीं इर्रेगुलर कैवलरी ने एक पत्र लिखा, जिसका उदाहरण इतिहास में मिलता है कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48वीं इन्फेंट्री के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। धर्म की रक्षा से आशय क्या है? उस समय यह बात पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी कि अंग्रेजों के द्वारा गाय और सुअर की चर्बी की चिकनाई लगे हुए कारतूसों का प्रयोग सैनिकों के द्वारा करवाया जा रहा था। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र है और सुअर को जो मुस्लिम हैं वो उसे नापाक मानते हैं। तो दोनों का ही धर्म संकट में आ गया और दोनों ने ही एकजुट होकर इस विद्रोह को अंजाम दिया। चार्ल्स बाल इसमें कहते हैं कि पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थीं, अर्थात वहां सामूहिक रूप से फैसले लिए जा रहे थे। यानी कि जहां पर सैनिक छावनियां थीं, जिन्हें पुलिस लाइन कहा जाता था, वहां पर जो सैनिक थे वह आपस में रात में गोष्ठियां करते थे, योजनाएं बनाते थे और उन पर किस प्रकार से अमल किया जाए, यह सारी चीजें वहां पर आपस में निर्णय करते थे। उनकी जीवन पद्धति एक थी, सभी भारतीय थे और सभी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इन नीतियों के खिलाफ थे। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे इकट्ठा होकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। जो चार्ल्स बाल का यह कोटेशन है, यह जो उन्होंने लिखा, इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संचार के उन्नत साधन न होते हुए भी उन्होंने आपस में एक समन्वय स्थापित कर रखा था, तभी यह विद्रोह इतने सुनियोजित तरीके से संचालित हो सका। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह का नेतृत्व किन लोगों ने किया और इस विद्रोह के साथ कौन लोग आए, यह जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों के नेतृत्व ने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को काफी हद तक सफल बनाया। सभी को यह पता है कि किसी भी विद्रोह या किसी भी क्रांति के लिए एक संगठन का होना बड़ा जरूरी है और क्रांति जब भी होती है तो अचानक नहीं होती, उसके पीछे एक बड़ी व्यापक पृष्ठभूमि होती है। इसमें भी यही था कि सिपाहियों ने सर्वप्रथम संगठन के नेतृत्व की जो मांग थी वो बहादुर शाह जफर से करी। वह वृद्ध थे, डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने इस नेतृत्व को स्वीकार किया। अब सिपाहियों के पास एक नाम हो गया, भले ही वह केवल नाम मात्र के थे, लेकिन विद्रोह के पीछे उनका नाम भी काफी था। कानपुर में बाजीराव पेशवा द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे, नाना राव साहब, उन्होंने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह की कमान संभाली। उसी प्रकार बिहार के आरा में स्थानीय जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में वाजिद अली शाह, जो कि पहले ही
सहायक संधि के द्वारा उन्हें निर्वासित किया जा चुका था। तो उनके जो पुत्र थे बिरजिस्कद्र, उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें कुछ प्रमुख स्थानीय नेता भी मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। प्यारे बच्चों, यह जो विद्रोह था इसका क्षेत्र इतना बड़ा था, इतना विस्तृत था कि इसमें कुछ प्रमुख नेताओं के नाम तो हम इतिहास में जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हो पाया या उनकी जानकारी हमें बहुत ही कम मिलती है। उसमें प्रमुख रूप से एक नाम आता है शाहमल का। यह उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक गांव के रहने वाले थे। यहाँ पर 84 गांवों का एक समूह हुआ करता था। तो यहाँ के जो निवासी थे वो जाट बाहुल्य के थे, समृद्ध थे, धनी थे। लेकिन अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली थी, जो लगान प्रणाली थी, उसके कारण धीरे धीरे यहाँ के लोग कर्ज में डूबते गए। यहाँ की जो जमीनें थी वो बाहर के साहूकारों के हाथों में जाने लगी और इस प्रकार से धीरे धीरे यह क्षेत्र भी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के अंदर में चला गया। इन्होंने 84 गांवों के जो मुखिया थे, जो काश्तकार थे, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें इस सिपाही आंदोलन से जुड़ने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। ये इनका बड़ा योगदान था और इन 84 गांवों के लोगों ने इस सिपाही विद्रोह में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। शाहमल के साथ एक नाम और जुड़ता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये मुस्लिम धर्मोपदेशक थे। मुस्लिम संप्रदाय में इनका बहुत सम्मान था और इन्हें लोग डंका शाह के नाम से भी जानते थे। डंका शाह इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पालकी में चलते थे और इनके आगे पीछे जो इनके समर्थक होते थे वो ढोल और नगाड़े बजाते हुए चलते थे। इसी कारण मुस्लिम संप्रदाय में ये डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1857 के विद्रोह में इन्हें एक गांव से दूसरे गांव में 1857 के विद्रोह की जो योजनाएं थी उन्हें प्रसारित करते हुए देखा गया। इन्होंने गांव-गांव में जाकर विद्रोह में लोगों को जोड़ा। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिया। इस प्रकार जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने पुनः जो विद्रोह था उसमें विद्रोही जो सिपाही थे उनका साथ दिया। मुस्लिम इन्हें अल्लाह का पैगंबर भी कहते थे। तो एक संत होने के साथ साथ भी इन्होंने सिपाही विद्रोह में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। आइए जानते हैं विद्रोह के पीछे कारण क्या थे, किन कारणों से इस विद्रोह ने गति पकड़ी और एक बड़ा विकराल रूप धारण किया। ये बिंदु अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं कि गाय और सुअर की चर्बी के लगे हुए जो कारतूस थे वो इस आंदोलन के पीछे, इस विद्रोह के पीछे बड़ा कारण थे, क्योंकि गाय हिंदुओं के धर्म से जुड़ी हुई आस्था की वस्तु थी, पशु था, और जो सुअर था वो मुसलमानों में नापाक माना जाता है। तो दोनों को ही अपने धर्म का अस्तित्व खतरे में लगा और दोनों संप्रदायों ने मिल करके साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। एक अफवाह उस समय ये थी, अंग्रेज इसे अफवाह ही कहते थे, कि जो ब्रिटिश सरकार है वो सारे हिंदुओं को, मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अफवाह उस समय ये थी कि उन्होंने गाय और सुअर की जो हड्डियों का चूरा है वो आटे में मिलवा करके बाजार में फैला दिया। तो एक अफवाह ये थी जिससे विद्रोह को बल मिला। एक उस समय एक अज्ञात भविष्यवाणी लोगों के बीच प्रसारित हो रही थी कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध के 100 वर्षों के बाद यानी 1857 में अंग्रेजी सरकार का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। अब लोगों ने ये सोचा 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस भविष्यवाणी के सत्य होने का समय आ गया है, तो लोग बरबस इस विद्रोह से जुड़ते हुए चले गए।
उत्तर भारत के विभिन्न भागों में रोटियों के आदान प्रदान के माध्यम से भी विद्रोह के प्रसार को बल मिला। तो विद्रोह के पीछे जो प्रमुख कारण था वो राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक भावना थी। लेकिन यही धार्मिक भावना ने आगे चल के राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आगे हम ये देखेंगे कि लोगों के विद्रोह पर विश्वास के कारण क्या थे, लोग इस विद्रोह से क्यों जुड़ते गए, आखिर क्या कारण थे कि उत्तर भारत में आम जनता ने विद्रोही सिपाहियों का पूरी तन मन धन से साथ दिया। अंग्रेजों के अधीन जब कोई इलाका आता था तो वो वहां पर अपनी व्यवस्था को लागू करते थे, अपनी नीतियां लागू करते थे, भू राजस्व की प्रणाली को लागू करते थे। उन्होंने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य भी किए, जैसे लॉर्ड बेंटिक के समय में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगा दी, दास प्रथा पर रोक लगा दी। तो इन जब सामाजिक परिवर्तनों से लोग गुजरे तो उन्हें यह लगा कि हम परंपरागत रूप से जिन चीजों को पवित्र मानते आ रहे हैं, अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप किया है और वो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो धर्म है, रीति रिवाज हैं, उनको वो पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। तो ये अंग्रेजों का जो सुधारात्मक कार्य थे वो भारतीयों को कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लगे। उन्हें लगा कि ये हमारी परंपरा, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज पर एक कुठाराघात है, वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो वो एकदम से उस परिवर्तन को भारतीय लोग स्वीकार नहीं कर सके। अंग्रेजों ने अपने ढंग की शासन व्यवस्था लागू की, भूमि विवादों को निपटाने की विधि, भू राजस्व वसूली की अपनी प्रणाली। उन्होंने जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो तालुकेदार व्यवस्था थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अंग्रेजों से पहले जो जमींदार होते थे, जो तालुकेदार होते थे, उनकी अपनी एक राज सत्ता होती थी, उनके अपने किले होते थे, अपने सैनिक होते थे और राज्य के लिए वो एक कर वसूलने का माध्यम हुआ करते थे। हालांकि यह व्यवस्था भी शोषणकारी थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारतीयता जुड़ी हुई थी। जब कभी अंग्रेजों पे, जब कभी किसानों पे संकट आता था तो भले ये शोषणकारी संस्थाएं थी, जमींदारी और तालुकेदार, लेकिन संकट के समय भी ये अंग्रेजों, जो किसान थे, उनकी मदद करते थे। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो विश्वास था वो इन पर था, जमींदारों पर और तालुकेदारों पे। दूसरी बात, जब ये तालुकेदारी और जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई तो इनका राजपाट भी समाप्त हो गया, इनका वैभव भी समाप्त हो गया और इस कारण से ये एकदम अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी शासन ने जो कर प्रणाली लागू की, भूमि पे लगान की प्रणाली लागू की, वो इतनी अधिक थी कि उससे ना तो किसान खुश थे, ना जमींदार खुश थे, ना तालुकेदार खुश थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजों से इस बात में भूल हो गई कि कर का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। शायद इसमें वो लाभ की इच्छा उनकी ज्यादा थी कि जो कर निर्धारण होना चाहिए था उससे कहीं अधिक कर निर्धारण हुआ और यह बात आगे चल करके विद्रोह का कारण बनी। सहायक संधि, बच्चों ये समझना बड़ा आवश्यक है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि लागू की। सहायक संधि के अंतर्गत जो राज्य विलय किए गए उसमें अवध, झांसी, सतारा आदि बहुत सारे राज्य थे। अब इस संधि को जिन राज्यों ने स्वीकार किया उनके लिए यह बाध्यता थी कि वो अपने यहाँ एक उन्हें अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। विदेशी नीति जो थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता के हाथों में थी, वो अपना कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकते थे, वो ना तो कोई युद्ध कर सकते थे, ना तो कोई संधि कर सकते थे। कर की जो वसूली थी वो भी बहुत हद तक ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थी। तो अब ये जो राज्य रह गए थे ये केवल एक नाम मात्र के राज्य रह गए थे, इनकी संप्रभुता समाप्त हो गई और अपनी संप्रभुता समाप्त होने से ये वैसे ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। 1857 के विद्रोह में ये सारी चीजें इस विद्रोह का प्रमुख कारण बनी।
तालुकेदारी का खत्म होना। मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया कि जमींदार और जो तालुकेदार थे वो राज्य और किसानों के बीच कर वसूली का एक माध्यम हुआ करते थे और आगे चल करके ये बड़े सशक्त संस्थाएं बन गई। इनके अपने किले होते थे, अपने सैनिक होते थे। हालांकि ये शोषणकारी संस्थाएं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसानों और अपने स्वयं के बीच में एक समन्वय स्थापित कर रखा था। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के अनुसार तालुकेदारों का मालिकाना हक छीन लिया गया, उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया गया और इस प्रकार से एक पूरी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था बदल गई। उसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। जमीनों की मूल्य का निर्धारण इतना अधिक था कि उससे किसान कर्ज के बोझ तले दबते चले गए और 1857 के विद्रोह में तमाम तालुकेदार जो थे वो अवध के नवाब के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। इस कारण वो जब अपनी जमीनों से बेदखल किए गए तो वो अवध के नवाब के साथ जाकर के विद्रोह में शामिल हो गए। प्यारे बच्चों, यह जो 1857 का विद्रोह था इसके पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन आगे का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसके लिए यह आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस आंदोलन से भारतीय राजनीति जो थी, भारतीय पृष्ठभूमि जो थी, लोगों में एकता की संकल्पना ने जन्म लिया, एकता का भाव उनमें आया। चूंकि समाज के सभी वर्गों से इस विद्रोह का आह्वान किया गया था, बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किए गए। जो इस विद्रोह के नेता थे उनमें सभी वर्गों से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया। हिंदू मुस्लिम उसमें एक ही साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए विद्रोह में एक साथ आए और उन्होंने साम्राज्यवादी सरकार के प्रति विद्रोह को अंजाम दिया। बहादुर शाह जफर के द्वारा जारी की गई जो घोषणाएं थीं उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए इस विद्रोह को संचालित करने की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं से इस विद्रोह के होने से भारत में एकता का भाव उत्पन्न हुआ। तो आइए बच्चों आगे जानेंगे कि इस उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह कैसे प्रसारित हुआ। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के कारण बड़े छोटे भूस्वामियों को बेदखल कर दिया गया था। विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर दिया। हिंदू मुस्लिमों को समान रूप से अपने धर्म के भ्रष्ट हो जाने का खतरा महसूस होने लगा था और विद्रोह के दौरान जो शहरी संभ्रांत जन थे वो भी विद्रोहियों के कोप का भाजन बने, क्योंकि जो विद्रोही थे इन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। विद्रोही संभवतः परंपरागत सोपानों तथा ऊंच नीच के भेद को भी समाप्त करना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो भारत की जातिगत व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिपात, इन सब से भी वो मुक्त होना चाहते थे। यहाँ स्वराज के साथ समता पूर्वक समाज के परिकल्पना की भी जो एक अवधारणा है वो देखी जा सकती है। विद्रोह का जो दमन हुआ, अंग्रेजी सरकार इस बात को जानती थी कि अगर इस विद्रोह को दबाया नहीं गया, इसका दमन नहीं किया गया तो उनके लिए भारत पर राज करना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी। मई और जून 1857 में पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। कानून और मुकदमों की जो सामान्य प्रक्रिया थी वो रद्द कर दी गई और कानून क्या लागू हुआ कि विद्रोह में शामिल होने वाले के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती थी और वो थी सजाए मौत। दिल्ली, अवध, कानपुर सभी स्थानों पर बड़ी क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया। नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा बनवाए गए रंग महल में उस समय लखनऊ में 2000 से ज्यादा सिपाही थे, जिनको कैम्पबेल नामक एक जो रेजिडेंट था उस समय, उसके नेतृत्व में बड़ी ही निर्ममता पूर्वक उनका दमन कर दिया गया। बहुत से जमींदार विद्रोह में मारे गए, तालुकेदार मारे गए और जो बच गए वो भागकर नेपाल चले गए।
नेपाल में भूख से कुछ लोग मर गए और कुछ लोग बीमारी से मारे गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। थोड़ा सा हम ये भी इस अध्याय में जानेंगे कि जो उस समय के ब्रिटिश समाचार पत्र थे, जो ब्रिटिश मीडिया थी, उन्होंने इस विद्रोह को किस दृष्टि से देखा। ब्रिटेन में जो समाचार प्रसारित किए गए उसमें इस विद्रोह को इस प्रकार से प्रसारित किया गया कि भारतीयों ने बड़ी ही निर्ममता पूर्वक अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों और युवकों को मार डाला। तो वहां पर जब ये खबरें प्रसारित हुई तो उनके मन में भारतीयों से बदला लेने की इच्छा जागृत हुई। और ये जो चीज थी उस समय के पेंटिंग्स में भी देखी जा सकती है। उस समय जो पेंटिंग्स बनाई गई उसमें भी इस भावना को देखा जा सकता है। जैसे इन मेमोरियम नोएल पेटन की एक पेंटिंग है जिसमें इस भावना की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। लोगों में एक संदेश जाए कि वो दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत ना जुटाएं, इसके लिए विद्रोहियों को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दी गई, जिससे कि लोग यह जान जाएं कि विद्रोह की सजा एक ही होती है, निर्ममतापूर्वक मृत्यु। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना का इसमें जन्म हुआ था और जनमानस में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इस विद्रोह को जाना जाता है। क्योंकि सभी समुदाय के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने इस विद्रोह में अपना सहयोग दिया था, इसलिए यह एक राष्ट्रवादी परिकल्पना का भी आधार माना जा सकता है। इतिहासकारों के द्वारा इस विद्रोह को अलग अलग मतों में प्रस्तुत किया गया। जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए कृत संकल्प थे उनके लिए इतिहासकारों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दी। सिपाही विद्रोह नहीं मानते वो इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अब वो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या विद्रोह में शामिल कोई गुमनाम योद्धा, सभी ने भारतीयों को इस विद्रोह के माध्यम से संवेदित किया कि अब हमें स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय समाप्त होता है यहां से, और परीक्षा की दृष्टि से भी यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1857 का जो विद्रोह था उसको अगर हम ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आगे का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। थैंक यू।